होती है। मृत्यु के पश्चात देखेंगे कि बाबर वहां की सत्ता व्यवस्था को, गजनबी आए लूटे धन लेकर के गए, गौरी आए लूटे धन लेकर के जाए। तो यह फेमस था कि भारत एक सोने की चिड़िया है। तो ये चर्चा तो कहीं ना कहीं मध्य एशिया के वहां के साम्राज्य में, वहां के लोगों में काफी फैली हुई थी। पहला जो इनके द्वारा आक्रमण किया जाता है 1500 संग्राम थे, तीसरा देख रहे हैं अस्करी थे, और चौथा जो देख रहे हैं हिंदाल थे। इसके अतिरिक्त एक पुत्री भी थी, जिन पुत्री का नाम था गुलबदन बेग। तो एक हुमायूं थे, दूसरा देख रहे हैं तैमूर लंग की तरफ से बाबर अपने पिता की तरफ से 5वां पीढ़ी थे। ठीक उसी प्रकार से चंगेज खां की तरफ से देखिए तो चंगेज खां की तरफ से वो अपनी माता का पूरा नाम क्या था, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। मंगोल और तैमूर लंग, इन दोनों के सम्मिश्रण से ही इस भारत में हम लोग देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत के बाद भारत में एक नए वंश की स्थापना होती है, जिसे हम लोग मुगल वंश के नाम से जानते हैं। मुगल ये शब्द जो आप देख रहे हैं, मुगल ये शब्द जो आप देख रहे हैं, इस शब्द की उत्पत्ति मंगोल से हुई है। वस्तुतः देखा जाए तो मंगोल और तैमूर लंग, इन दोनों के सम्मिश्रण से ही इस मुगलों की उत्पत्ति हुई थी। 13वीं शताब्दी में मंगोलों के प्रमुख नेता के तौर पे चंगेज खां का उल्लेख मिलता है, जिन्होंने संपूर्ण मध्य एशिया पर अपना अधिकार स्थापित किया था। वहीं 14वीं शताब्दी में देखें तो 14वीं शताब्दी में तैमूर लंग के रूप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक का उल्लेख मिलता है। इन्होंने भी संपूर्ण मध्य एशिया पर अपना कैप्चर किया हुआ था। जैसे ही देख रहे हैं कि 1405 ईस्वी में तैमूर लंग की मृत्यु हो जाती है, तैमूर लंग की मृत्यु के पश्चात उनके द्वारा जो स्थापित साम्राज्य था वो कई खंड खंडों में बढ़ जाता है। उन्हीं के द्वारा स्थापित साम्राज्यों में साम्राज्य का एक प्रांत था फरगना, और इसी फरगना प्रांत के जो शासक के तौर पे उल्लेख मिलता है वह मिलता है मिर्जा उमर शेख। मिर्जा उमर शेख जो थे वह बाबर के पिताजी थे। ठीक है, देखा जाए तो मुख्य रूप से बाबर का जो जन्म हुआ था, बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ था। फरगना का जो क्षेत्र आप देख रहे हैं यही वो क्षेत्र है, उज्बेकिस्तान का क्षेत्र। उज्बेकिस्तान के क्षेत्रों में बाबर का जन्म हुआ था। ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं उज्बेकिस्तान, हम लोगों ने देखा था कि तैमूर लंग का एक प्रांत था, और इसी तैमूर लंग के प्रांत के तौर पे वहां पे बाद में फिर देख रहे हैं कि मिर्जा उमर शेख को वहां का शासक नियुक्त किया जाता है, और जैसे उनकी मृत्यु होती है तो मृत्यु के पश्चात देखेंगे कि बाबर वहां की सत्ता व्यवस्था को संभालेंगे। इनके पिताजी का नाम था उमर शेख मिर्जा, इनकी माता का नाम था कुतलुग निगार खां, और बाबर का जो पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इनका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। सामान्य तौर पर उज्बेकिस्तान के जो लोग थे, उज्बेकिस्तान के लोग असभ्य थे, उतना अधिक शिक्षित नहीं थे। उन्हें जहीरुद्दीन बोलने में उन्हें कई प्रकार की एक उच्चारण करने में समस्या आती थी, तो इसीलिए जहीरुद्दीन नाम को परिवर्तित करके नाम बाबर कर दिया गया। क्लियर? इनका पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। क्लियर? बाबर देखिए तो मुख्य रूप से दो महान रक्तों के सम्मिश्रण माने जाते हैं। दो महान रक्तों का सम्मिश्रण, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मंगोल नेता चंगेज खां, और इधर से हम देख रहे हैं कि तैमूर लंग। चंगेज खां के तैमूर लंग की तरफ से देखें तो तैमूर लंग की तरफ से बाबर अपने पिता की तरफ से 5वां पीढ़ी थे। ठीक उसी प्रकार से चंगेज खां की तरफ से देखें तो चंगेज खां की तरफ से वो अपनी माता के 14वां वंशज थे। चंगेज खां के द्वितीय पुत्र थे चगताई, उन्हीं के चगताई के वंशज थे। इसीलिए देखिएगा कि मुगलों को चगताई तुर्क भी कहा जाता है, और इनके द्वारा देखेंगे कि एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की जाएगी। क्लियर? देख रहे 1494 ईस्वी में बाबर के पिताजी की मृत्यु हो जाती है। जैसे ही उनके पिताजी की मृत्यु होती है उस समय बाबर की आयु मात्र 12 वर्ष थी, और उसके बाद वो सत्ता को प्राप्त करते हैं, और सत्ता को उनपे फरगना के सत्ता पर उन्हें बैठाने में उनकी दादी जो थी दौलत बेगम, इन दौलत बेगम का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि बाबर के द्वारा कई सारे अभियान किए जाते हैं, जिन अभियानों के माध्यम से उन्हें कुछ हद तक सफलताएं भी प्राप्त होती है। व्यक्तिगत तौर पर देखें तो बाबर के 4 पुत्र थे। 4 पुत्रों में देखें तो एक हुमायूं थे, दूसरा देख रहे कमरान थे, तीसरा देख रहे अस्करी थे, और चौथा जो देख रहे हिंदाल थे। इसके अतिरिक्त एक पुत्री भी थी, जिन पुत्री का नाम था गुलबदन बेगम। इनके द्वारा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पुस्तक हुमायूं नामा की देख रहे हैं कि इनकी द्वारा रचना की गई है, जो कि ये बाबर की ही पुत्री थी। ठीक है, अब पिताजी की जैसे ही मृत्यु हो जाती है तो पिताजी की मृत्यु के पश्चात अब बाबर को 1494 ईस्वी में विषम परिस्थितियों में इन्हें फरगना की गद्दी को स्वीकार करना पड़ता है, फरगना की गद्दी पर बैठते हैं। उसके बाद इनके द्वारा देखेंगे कि 1496 ईस्वी में उज्बेकों के शहर समरकंद पर ये अधिकार करने की कोशिश करते हैं। समरकंद पे इन्हें के द्वारा आक्रमण किया गया, परंतु लंबे समय तक वो अपनी सत्ता व्यवस्था वहां पे बनाए रखने में कामयाब नहीं होते हैं। दूसरी तरफ जैसे ही ये देख रहे हैं
कि फरगना से निकल करके समरकंद जाते हैं, समरकंद पे अटैक करते हैं, तो उस दरमियान में क्या होता है कि फरगना भी इनके हाथ से निकल जाता है और समरकंद पे तो ये लंबे समय तक कर नहीं पाते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि दोनों का दोनों पार्ट, समरकंद और फरगना दोनों जो था अंतिम रूप से बाबर के हाथों से निकल चुका था। ठीक है, 1501 ईस्वी में इनके द्वारा पुनः समरकंद पर अधिकार करने की कोशिश किया गया, परंतु करते हैं उसमें उन्हें सफलता प्राप्त होती है, परंतु वो सफलता अस्थायी स्वरूप नहीं प्राप्त कर पाता है। ठीक है, 1504 ईस्वी में अब ये क्या होता है कि उज्बेकिस्तान के क्षेत्रों को छोड़ करके अब नीचे अफगानिस्तान के क्षेत्रों में आते हैं और अफगानिस्तान के क्षेत्रों में आकर के काबुल पे ये अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं, काबुल पर अधिकार कर लेते हैं। 1507 ईस्वी में इनके द्वारा पादशाह की उपाधि धारण की जाती है। पादशाह का अर्थ होता था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी ऐसा व्यक्ति जो जिसपे किसी भी प्रकार से किसी का नियंत्रण नहीं हो, कंप्लीट रूप से अपने मनोमस्तिष्क के अनुसार अपना कार्य प्रणाली संचालित करता हो, उसी को हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहते हैं। अब इन्होंने अब जैसे ही ये पादशाह की उपाधि धारण कर ली, तो उस समय हम लोग देख रहे थे कि अभी तक इस्लामिक जगत में वही व्यक्ति सत्ता पर स्थापित होता था जिसके ऊपर खलीफा का एक तरीके से खलीफा का वर्चस्व रहता था, खलीफा का प्रभाव रहता था, परंतु प्रभुत्व संपन्न कह करके इन्होंने कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में खलीफा की भी शक्तियों को चुनौती दे डाला था कि अब हमें हमारे साम्राज्य से किसी के भी दबाव में किसी प्रकार का कोई काम करने वाला नहीं है। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, अब बाबर के द्वारा देख रहे हैं कि मध्य एशिया में निरंतर ये देख रहे हैं कि लगभग अपनी जैसे ही सत्ता को प्राप्त करते हैं, सत्ता को प्राप्त करने के पश्चात लंबे समय तक देखेंगे कि मध्य एशिया की राजनीति में ये उलझे हुए रहते हैं, जिसमें इन्हें काफी अधिक सफलताएं प्राप्त नहीं होती है। उसके बाद देख रहे हैं कि ये अफगानिस्तान के काबुल के क्षेत्रों में आते हैं, वहां पर ये अपना अधिकार कर लेते हैं। अब धीरे धीरे अब इनके द्वारा सोचा जाता है कि नहीं, अब हम भारत की तरफ आक्रमण करेंगे। तो इस आक्रमण के तहत देखे हुए बाबर के द्वारा भारत पर कई सारे आक्रमण किए गए। पानीपत का जो उनका आक्रमण था, ये 5वां आक्रमण माना जाता है। उसके पहले भी देखें तो बाबर के द्वारा जो आक्रमण किए गए हैं, उन आक्रमणों को हम देख लेते हैं। पहला जो इनके द्वारा आक्रमण किया जाता है 1519 ईस्वी में बाजौर या भेड़ा का अभियान किया जाता है। इसी अभियान 1519 के अभियान में बाबर के द्वारा पहली बार तोपों का प्रयोग किया जाता है, तोपों का प्रयोग करते हैं। और ये जो इन्होंने आक्रमण किया था मुख्य रूप से यूसुफ जाई जनजातियों के विरुद्ध में इन्होंने यह अभियान किया हुआ था। दूसरा देख रहे हैं 1520 ईस्वी में सियालकोट में 1520 ईस्वी में करते हैं, इसमें भी बाबर को सफलताएं प्राप्त होती है। नेक्स्ट देख रहे हैं इनके द्वारा लाहौर और दीपालपुर के क्षेत्रों का 1524 ईस्वी में इनके द्वारा विजय किया जाता है। फिर देख रहे हैं पूरे पंजाब पर 1525 ईस्वी आते आते इन्होंने पूरे पंजाब पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। क्लियर यहाँ तक? फिर नेक्स्ट देख रहे हैं पानीपत का जो प्रथम युद्ध होता है 1526 ईस्वी में। यही जो युद्ध था बाबर की एक तरीके से कहे भारत में प्रभुत्व की स्थापना का शुभारंभ भी करता है। और पानीपत का प्रथम युद्ध जो देखेंगे कि बाबर के जीवन के लिए एक नया परिवर्तन भी लेकर के आता है, क्योंकि इसके पूर्व में हम लोग देख रहे थे कि बाबर फरगना, समरकंद, काबुल, इन सब जगहों पे वो युद्धों में उलझे हुए थे और उन्हें कोई खास सफलताएं प्राप्त नहीं हो रही थी। जब उन्हें कोई खास सफलताएं प्राप्त नहीं हो रही थी, तो अब बाबर ने सोचा कि अब हमें भारत की तरफ रुख करना चाहिए। बाबर ने भारत पर आक्रमण क्यों किया, इसके पीछे अपने कई अलग अलग तर्क हैं। उन तर्कों को हम एक एक करके देखते हैं। पहला जो है कि भारत मध्य एशिया की राजनीति में बाबर को निरंतर मिल रही असफलता। मध्य एशिया की राजनीति में हम लोगों ने देखा कि मध्य एशिया की जो राजनीति थी वहां पे उज्बेकों के द्वारा उन्हें काफी अधिक डिस्टर्ब किया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था। शेवानी खां के प्रभाव के कारण बाबर जो होते हैं फरगना, समरकंद, इन सब क्षेत्रों को छोड़ने के लिए विवश होते हैं। तो मध्य एशिया में उनकी राजनीतिक और प्रशासनिक पकड़ जो थी वो कमजोर होती चली जा रही थी, एक कारण ये रहा। दूसरा कारण रहा दिल्ली सल्तनत की दुर्बल स्थिति। हम लोगों ने देखा था कि दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश की उस समय सत्ता व्यवस्था थी और लोधी वंश जो था पूर्व में जो स्थापित अन्य जो दिल्ली सल्तनत के शासक थे उन शासकों की भांति स्ट्रॉन्ग मजबूत नहीं था। जैसे कि हम लोगों ने देखा था इल्तुतमिश के समय में, बलबन के समय में, अलाउद्दीन खिलजी के समय में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, फिरोज शाह तुगलक के समय में। इन लोगों के शासन काल में हम लोग देख रहे थे कि दिल्ली सल्तनत काफी स्ट्रॉन्ग मजबूत सत्ता के तौर पर स्थापित हुआ था। परंतु लोधी वंश में हम लोगों ने देखा था कि लोधी वंश में उस तरीके से कोई ठोस सत्ता व्यवस्था स्थापित नहीं थी, जिसके कारण बाबर को लगा कि एक अच्छा शुभ अवसर है, हम यहाँ पर आक्रमण करेंगे तो हमें सफलताएं प्राप्त हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार के दूसरी तरफ हम देखते हैं तो मध्य एशिया के शासक काफी स्ट्रांग थे, संगठित थे, तो बाबर को वहां पर निरंतर असफलताएं मिल रही थी, परंतु यहाँ के दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे वो दुर्बल थे। नेक्स्ट, भारत की मजबूत आर्थिक स्थिति।
पहले से ही मध्य एशिया के शासकों में यह फेमस था कि भारत एक सोने की चिड़िया है। और भी हम लोगों ने देखा था कि तुर्की शासक आते थे, भारत में लूटते थे और जाते थे, और उस धन का जो व्यय करते थे वो अपने यहाँ अपने साम्राज्य को सुव्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने के उद्देश्य से वो उसका प्रयोग करते थे। तो ये चर्चा तो कहीं ना कहीं मध्य एशिया के वहां के साम्राज्य में, वहां के लोगों में काफी फैली हुई थी कि भारत आर्थिक रूप से काफी एक सुव्यवस्थित और सुदृढ़ राष्ट्र है, वहां सुदृढ़ जगह है जहां से जाकर के अकुत धन संपत्ति लूटा जा सकता है। पूर्व में हम लोगों ने देखा भी, गजनवी आए लूटे धन लेकर के गए, गौरी आए लूटे धन लेकर के जाए। फिर उसके बाद कुछ लोगों ने तो यहीं पर अपनी सत्ता व्यवस्था स्थापित कर दी, जिसके तहत दिल्ली सल्तनत की शुभारंभ हुई थी। और तो दिल्ली सल्तनत के दरमियान भी हम लोगों ने देखा था कि तैमूरलंग आते हैं, तैमूरलंग के द्वारा बड़े पैमाने पर यहाँ से धन संपत्ति लूट करके लेकर के वो अपने यहाँ वापस चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बातें जो थी उस मध्य एशिया के जगह पर लोगों के मन में ये तो था कि भारत जाना, अगर कोई जाए व्यवस्थित तरीके से और भारत पर आक्रमण करके आए तो वो बड़े पैमाने पर वहां से धन संपत्ति लूट सकता है। तो ये एक कॉजेस था। नेक्स्ट, इब्राहिम लोदी के सहयोगी। इब्राहिम लोदी के जो सहयोगी थे, सुल्तान के जितने भी सहयोगी थे, वो सारे के सारे अब कहीं ना कहीं आपसी स्वार्थ से वो अपनी स्वयं की सत्ता व्यवस्था की स्थापना करने में प्रयासरत थे। उनके सहयोगी तो थे, परंतु सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र के सहयोगी थे। सिर्फ साथ शरीर उनके साथ खड़े थे, परंतु मानसिक तौर पे वो देख रहे थे कहीं ना कहीं वो लोदियों के विरुद्ध में ही षड्यंत्र कर रहे थे। इसी का शिकार इब्राहिम लोदी हो गए। एक कारण ये भी रहा, हम लोग देखेंगे कि इनके सहयोगियों के द्वारा ही बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया गया है कि आप आओ भारत पर आकर के आक्रमण करो। तैमूर के बाद कमजोर दिल्ली सल्तनत की स्थिति। तैमूरलंग की जैसे ही देख रहे हैं कि तुगलक वंश में तैमूरलंग के द्वारा जब आक्रमण किया जाता है, वो जो दौर था तुगलक वंश के शासक नासिरुद्दीन महमूद का शासन था। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक वंश के अंतिम शासक। अब उसके बाद तो हम लोग देख रहे हैं कि तुगलक वंश जैसे ही तैमूरलंग वापस जाते हैं तो खिज्र खान नाम के व्यक्ति को वो अपना वहां पर सूबेदार नियुक्त करके देते हैं कि खिज्र खान यहाँ पे देखभाल करेंगे। खिज्र खान के बाद ही देख रहे हैं कि यहाँ पे एक अलग से सैयद वंश की स्थापना कर दी जाती है। सैयद वंश आता है। सैयद वंश कोई काफी लंबे समय तक सत्ता व्यवस्था स्थापित नहीं कर पाता है। सैयद वंश के बाद हम लोग देख रहे हैं कि लोदी वंश आ रहा है। ये लोदी वंश, परंतु जो भी हो, तैमूर के आक्रमण के बाद जो भारत में राजनीतिक उथल पुथल की स्थिति उत्पन्न हुई थी, उस उथल पुथल में अभी भी ठहराव नहीं आया था। वो शासन व्यवस्था अभी भी सुव्यवस्थित स्वरूप को नहीं प्राप्त किया हुआ था। ये सब कई एक सारे कारण थे जिन कारणों ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए अभिप्रेरित किया। क्लियर यहाँ तक?